नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तेजस्वी की राजपोशी होगी और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इसके उलट पूरा परिणाम देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से नीतीश की ताजपोशी होती हुई दिखाई दे रही है और कहा जा सकता है तेजस्वी सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अनिल प्रभु जी हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से भी हम बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि ईवीएम फैक्टर है कि नहीं है और ईवीएम कितना फैक्टर है, तेजस्वी किस तरीके से आउट हो रहे हैं, नीतीश इन हो रहे हैं, इन सब मुद्दों पर अब बहस होगी। बहस इसलिए भी होगी क्योंकि ईवीएम के फैक्टर को लेकर के तभी चर्चा होती है जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद पूरा मुद्दा शांत हो जाता है, विपक्ष चुपचाप अपने घर में बैठ जाता है, सत्ता पक्ष 5 साल तक राज करता है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अनिल जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ईवीएम की चर्चा आज क्यों, क्या इसके बाद ईवीएम की बात नहीं होगी? अनिल जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जब बिहार इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन होता है तो हम ईवीएम की चर्चा करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ईवीएम फैक्टर है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ईवीएम फैक्टर है। ईवीएम फैक्टर मानने के पीछे एक कारण हो सकता है कि सामान्य जनता कल तक, जैसा कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे, और एग्जिट पोल मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और ऐसे में अगर एग्जिट पोल, चाणक्य जैसे एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं और जनता के मुंह से कही गई आवाज फेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक साधन ही वो एक ऐसा साधन है जिसको हम मान सकते हैं कि इस सूचना तकनीक के जमाने में, प्रौद्योगिकी के जमाने में ईवीएम हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखिए, लोकतंत्र का आज ये पर्व है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग जीत रहे हैं वो गलत तरीके से हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो हारे हैं वो केवल अपने कारण से नहीं हारे हैं, बल्कि उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फैक्टर भी हो सकता है। और इसकी निष्पक्ष, निश्चित रूप से लोकतंत्र को, अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो निश्चित रूप से हमें इन चीजों को देखना चाहिए और सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि मैं मानता हूं कि इसके लिए तकनीकी एक्सपर्ट्स लगें और ये जाने कि आखिर लोक मत से ये वोट मत कैसे अलग हो जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विशेषकर अपील करना चाहता हूं लोकतंत्र के सेवकों से और भक्तों से, यदि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो कहीं ना कहीं जनमत को ठीक से समझना जरूरी होगा। अगर हम नहीं समझ पाएंगे और अगर जनमत का आधार हम केवल इलेक्ट्रिक चीजों को मानेंगे तो वो आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति का सूचक हो सकता है, जो कि ना तो किसी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ना ही जनता के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जो है कहा जा सकता है सामाजिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं और सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल यह है कि आपको बिहार को लेकर के क्या उम्मीद थी? बिहार में जिस तरीके से बिहार का जो भी प्रोग्रेस है, अगर प्रोग्रेस की बात करें तो बिहार में मुझे जितनी जानकारी है कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में अगर सबसे कोई पिछड़ा प्रदेश है तो बिहार है। और बिहार में नीतीश कुमार जी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी दिनों से हैं, क्या विकास है आप देखिए। ना किसी के पास घर है, ना सड़कें हैं, ना हॉस्पिटल हैं, ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई शारीरिक व्यवस्था, और वो कब हत्या हो जाए, तो ये सब चरम सीमा पर तो हैं। वहाँ पे तेजस्वी को लोग एक नए चेहरे के रूप में और युवा मुख्यमंत्री के रूप में लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। और ये जो लगातार रैलियां बिहार में हो रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि लोग खाली रैलियों में सिर्फ नाचने और घूमने के लिए आते हैं। यहाँ मुझे जो लगता है कि बीजेपी तो बहुत शातिर पार्टी है। अगर पूरा देश ये कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो दिक्कत क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? जब हमारा पूरा देश कह रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर पे ही हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार क्यों नहीं होती है? अरे भाई, एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। हर प्रदेश में, मान लीजिए क्या सही है क्या नहीं सही वो बीजेपी जानती है, लेकिन वहाँ के मुद्दों के हिसाब से, तेजस्वी की रैली के हिसाब से, वहाँ का जो मुद्दे बनाकर चुनाव लड़े गए हैं, बेरोजगारी, रोजगारी, 10 लाख नौकरियाँ, सारे लोग तेजस्वी के साथ थे। लेकिन जो रिजल्ट, जिस तरीके का रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में मैं देश की समस्त पार्टियों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बड़ा आंदोलन आप जो है ईवीएम के खिलाफ करिए।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा ये है कि अगर ईवीएम का विरोध हो रहा है तो सारी पार्टियां, मतलब जैसे लेफ्ट है, कांग्रेस है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल में हमारे देश में कम से कम 50 तो क्षेत्रीय दल होंगे जो प्रमुख रूप से हैं पूरे देश में। अगर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में भी 7-8 क्षेत्रीय दल है ही हैं, तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये क्यों नहीं ईवीएम की बात को समझ पा रहे हैं आके? और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको समझाएगा कौन? चुनाव आयोग तो आके समझाएगा नहीं कि आ बैल मुझे मार, वो तो समझाएगा नहीं। फिर आखिर ऐसे मुद्दों पर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है विपक्ष की? देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, कुछ नहीं, छोटे से कार्यकर्ता वाला मामला नहीं है। मामला यह है कि विचार कहीं से भी आ सकते हैं। विचार तो हम तो कह ही रहे, मैंने इससे पहले ही कहा, अभी कहा कि सारी पार्टियों को एक आंदोलन करना चाहिए और पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए कि जो है चुनाव जो है बैलेट पे। देखिए अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज, विकसित देशों में लोग जो है तकनीक को किनारे करके बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इतना विकसित है कि लोग जानते हैं कि इसको हैक कर लेंगे। तो वहाँ की जनता जैसे भी है लेकिन करता है, हर काम बैलेट पेपर से हो रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, हमारे नेता जो हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या जो भी विभिन्न अन्य दल हैं, इनको सबको एक मंच पे आकर हमें पहले सबसे पहली लड़ाई लड़ना है, ईवीएम को हटाना है। राजनीति तो बाद में करें, पहले तो ईवीएम हटा दें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ईवीएम पे बोलती नहीं। भाई जब हर प्रदेश बोल रहा है कि ईवीएम से देश को खतरा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लागू करा दे रही? सेंट्रल में गवर्नमेंट, चुनाव आयोग क्यों नहीं? दिक्कत क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी अगर असल में चुनाव जीत रही है तो बैलेट पेपर से भी जीत जाएगी, तो दिक्कत क्या है? ये डरते क्यों हैं? लागू करा देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर अनिल जी, ये बताइए, अनिल प्रभु जी, कि ईवीएम को हटाने के लिए क्या जन आंदोलन ही करना पड़ेगा क्या? क्योंकि तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी भी सदन में काफी पहले जब टेन्योर था इनका, केजरीवाल का, इसके पहले वाला, तो इस मुद्दे को सदन में भी उन्होंने उठाया था कि ईवीएम हटाओ। अब वो भी शांत हो गए हैं, तो आखिर इसको लेकर के क्या आम आदमी को जन आंदोलन करना पड़ेगा क्या? मैं समझता हूं कि अगर हम इतिहास बोध से बोलें तो दुनिया में जो भी क्रांतियां हुई हैं उसमें देखा यह गया है कि जो भी सत्तासीन लोग होते हैं वो कभी भी सत्ता के उलट जाने की जो भी व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था को अपनाते नहीं हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है जन आंदोलन हो, क्योंकि सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति जब लगातार सत्तासीन होता जा रहा है तो वो व्यवस्था बदलने की बात क्यों करेगा? तो निश्चित रूप से जन आंदोलन ही वो एक माध्यम बनता है कि जब उस चीज़ को परिवर्तित किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि सत्ता की जो एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि सत्ता पाने के उसके पास अगर रास्ते खुले हुए हैं तो उन रास्तों पे कम से कम वो तो बैरियर नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आम जनता जगे। और देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी भी आम लोगों से ही बनती है, और जब पूरे लोगों का, हर व्यक्ति का, हर तबके का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अभी, कि अगर बीजेपी को लगता है कि मैं कभी भी किसी जगह लीड कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ऐसे में क्या उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जनता अगर कह रही हम पे भरोसा नहीं दर्ज कर रही है तो हमें इसको हटा के एक नई व्यवस्था में एक बार देखना चाहिए। लेकिन चूंकि वो सत्तासीन है और इतिहास गवाह है कि सत्तासीन व्यक्ति अपने दरवाजों को कभी बंद नहीं करता, और दरवाजे अगर उसके बंद करने हैं तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और राजनीतिक इच्छा शक्ति करने वाले लोगों को एक बार फिर से एक जयप्रकाश नारायण को ढूंढना पड़ेगा जो इस देश को जगाए और एक व्यवस्था को परिवर्तित करे, जिससे इस देश के अंदर लोकतंत्र की लेकर जो एक विश्वास है वो विश्वास बढ़े और जनता को लगे कि मेरे दिया गया वोट सच में वो किसी एक नायक के पास जा रहा है। अच्छा ये बताइए अनिल जी, क्या कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रही है? इसकी असली वजह यह है कि कांग्रेस ही ईवीएम लेकर आई थी। निश्चित रूप से जब पहली बार ईवीएम आया तो हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उस समय ये लगा था कि ये तकनीक बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब सत्ता बदली, एक्चुअली में देखिए कोई भी जो चीज़ नई चीज़ आती है तो नई चीज़ में नया चीज़ लाने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि उसको कितनी पवित्रता से, कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि जिससे जनता का बिलीव हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें चीट करके कोई एक ऐसा काम कर ले जिससे वो उसके पक्ष में वो चीज़ जाने लगे तो निश्चित रूप से वो उसको धारण कर लेता है। तो समस्या यहाँ पर कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो हो सकता है अच्छी नीयत से लाई हो, लेकिन वर्तमान में नियति पर मैं और मेरा पूरा देश
उस पर संशय कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी अपील भाजपा वालों से भी है कि एक बार जनता के संशय को दूर करके इस देश में सच्चे लोकतंत्र का प्रवाह करें, जिससे जनता लोकतंत्र से डरे नहीं बल्कि लोकतंत्र में खुलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। अच्छा, चूंकि आप सिविल एस्पायरेंट भी रहे हैं, सिविल सेवा के की आपने तैयारी भी की है, ये बताइए, एक लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि जैसे ईवीएम पर हम इसलिए इलेक्शन करवाते हैं, ईवीएम पर आते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्विक आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नीट की परीक्षा पूरे देश में हो रही है, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, पूरे देश में होती हैं, तो भैया इसको भी आप ऑप्शनल बना करके ईवीएम की तरह बटन दबाओ और शाम को रिजल्ट लेकर के घर जाओ। फिर तो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं और नीट मेडिकल की परीक्षाएं, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं, सब तो आप ईवीएम की तरह कर दो, फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें आपसे, आपने जैसा कि कहा कि मेरी सिविल सर्विसेज का वो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज भी संघ लोक सेवा आयोग आईएएस की परीक्षा कराने वाला वो हमारा, जो मैं उसके प्रति बहुत ही आदर का, स्नेह का भाव रखता हूं, लेकिन मैं आपसे कहने, हम एक प्रतियोगी के तौर पे मैं अब आपको बताऊं कि उस संस्था ने आज तक कभी भी प्रश्न पत्र तो उसने ले लिए और उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया, लेकिन कभी उन्होंने अपनी आंसर सीट हमें नहीं दी। तो उस पर भी लेकर हर साल ना जाने कितने केसेस होते हैं, लोग उसके लिए अपील करते हैं, कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन आज तक जो है उसका कुछ हुआ नहीं। और यूपीएससी साहब कहती है कि हम अपना कोई भी आंसर की नहीं देंगे, और उसको लेकर आज भी संशय है। तो जो आपने बात कही कि अगर इस तरह की परीक्षाएं भी इस तरह करा ली जाएं तो कितना अच्छा हो जाए कि प्रतियोगियों के कितने समय बच जाए। और एक प्रतियोगी तो केवल इंतजार में, मुझे याद है कि अभी तो कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की, नहीं तो लोग 25 साल या 20 साल 21 साल की उम्र में आवेदन करते थे, 25 में सिलेक्शन लेते थे, 27-28 में ट्रेनिंग पूरा करते थे और पहुंचते पहुंचते 30 के हो जाते थे। और आज तो बिल्कुल व्यवस्थाएं कुछ सुधरी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ईवीएम सच में इतना अच्छा है तो ईवीएम को प्रतियोगिता का भी मंच पे उसको लाना चाहिए, जिससे प्रतियोगी को समय बचे और जिसको जो होना है शाम तक पता चल जाए कि मैं एसडीएम हो रहा हूं या मैं बाहर हो रहा हूं। हाँ, मतलब ऐसी सुविधा, अगर इतना बड़ा भरोसा है हमको, तो हम सिविल सेवा में लेकर के आए, हम इंजीनियरिंग में लेके आए, हम मेडिकल में लेकर के आए, बाकी पूरा देश उसी तय कर देते हैं भैया। जब वो सही, हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, तो जैसे इसको ईवीएम से ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चुनाव में पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ दोनों लोग रहते हैं, और जो उसमें होता है, जो तैयारी करते हैं उनको वाकई में उनको बहुत ज्ञान होता है, तब वो तैयारी करते हैं। तो जैसे हमने जो एग्ज़ाम दिया मेडिकल का, हमको कार्बन कॉपी मिलती थी, तो अगर वो कोई चीज़ गड़बड़ करते तो हम जो है दावा कर सकते थे कि हमने इतना किया है, कार्बन कॉपी हमारे पास है। लेकिन ईवीएम में जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनके पास कोई कार्बन कॉपी नहीं है। हमने डाला, मान लीजिए जैसे कल मैं टीवी पे देख रहा था, लोग बता रहे थे कि हम लालटेन पे बटन दबाए और उधर जाके दबता है कमल पे, लोगों ने वीडियो वायरल हुआ। तो ये वीडियो कैसे वायरल हो रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो जैसे स्टडी में क्या है, कार्बन कॉपी मिल रही, तो हम जो है कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन चुनाव में तो कुछ नहीं है, कोई कार्बन कॉपी है नहीं, बटन कहीं दबा रहे, वोट किसी को मिल रहा है। ये यानी आपकी परीक्षा से भी गया गुजरा मतलब सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में? भाई हमारा सिस्टम तो अभी हम ज़्यादा बोल देंगे तो कहो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए। इन लोगों ने तो इतना डरा रखा है कि कोई खुलकर अपनी बात नहीं कर सकता है। और भारत का सिस्टम इतना ख़राब है, आज हमारा देश शौचालय बना रहा है। आज हमारी हैसियत शौचालय की है। आज देश इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्या बना रहे हैं, और हम आज शौचालय बना रहे हैं, और बहुत बड़े हिम्मत से लिखते हैं सुलभ शौचालय। बताइए, और दूसरे देश क्या बना रहे हैं? तो दूसरे देशों से, अमेरिका से, चीन से, विकसित देशों से हमें सोचा। आज हम चुनाव प्रक्रिया में इतना फंसे हैं कि नेता बन जाएं, विधायक बन जाएं। देश का वो हाल है, नोट का वो हाल है, करेंसी का वो हाल है, हॉस्पिटल का वो हाल है। आप किसी भी देश से अपनी तुलना कर सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो देखिए, एक अहम सवाल यह है कि परीक्षा की तुलना में जो वोटिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब का कहना है कि उससे भी गया गुजरा सिस्टम है वोटिंग सिस्टम का, उससे भी नकारा सिस्टम है और उससे भी खराब सिस्टम अपनाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का एक महापर्व माना जाता है जो इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन को लेकर के एक बिहार के बड़े पत्रकार हैं अनुरंजन झा, उनका कल शाम को एक ट्वीट आया और ऐसे बड़े पत्रकारों का, उन्होंने कहा कि कल मंगल होगा कि अमंगल होगा,
ये देखना है। यानी उनको भी भरोसा नहीं है कि आखिर लोकतंत्र में जो जनादेश आएगा वह मंगल ही होगा या अमंगल होगा। यानी अगर उनके हिसाब से आया तो मंगल है, अगर उनके हिसाब से नहीं आया तो अमंगल है। यानी जनता के ऊपर भी उनको भरोसा नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर भरोसा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मंगल है, अगर हमारे समाज के लोगों की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है तो मंगल है, बाकी अमंगल है। इस तरीके की धारणाएं, इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके की भाषा अगर सोशल मीडिया पर आ रही है और ऐसे लोगों के द्वारा आ रही है जो कभी पत्रकार रहे हैं, जो कभी कंटेंट की दिशा तय करते थे टीवी चैनलों की और अखबारों की, तो निहायत ही वाकई में देश गर्त में जा रहा है। और अनुरंजन झा जैसे बेकार किस्म के लोगों को एक तरीके से तिरस्कार किया जाना चाहिए, जो ये कहते हैं कि कल जब रिजल्ट आएगा तो मंगल होगा कि अमंगल होगा। हालांकि अनुरंजन झा को सोशल मीडिया पर माफी मांगनी चाहिए अपने इस कंटेंट पर, अपने इस वक्तव्य पर जो उन्होंने फेसबुक पर कल पोस्ट किया है। कुछ आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? बताएं। टीवी देख रहा था, हाँ। न्यूज़ देखा, हाँ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मामले में SC/ST मुकदमा जो दर्ज होता है, उसने कहा कि अगर जो क्राइम होता है घर के अंदर हो रहा है या किसी दलित के साथ या SC के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लाइन है कि उच्च जातियों के ऊपर FIR इसलिए नहीं दर्ज होगा क्योंकि कमरे के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल है, मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बताइए सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्थान कह रहा है उच्च जाति और नीची जाति। भाई देश संविधान से चल रहा है, देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, वर्ण व्यवस्था से देश नहीं चल रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के में बैठकर आप ये कहोगे ऊंची जाति और नीची जाति, कैसे शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के? ये कौन नीचा कौन ऊंचा? देश जाति से नहीं, देश संविधान से चल रहा है। आप बताइए, हम जैसे लोग, हम जैसे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, अब हम ये कहें हम नीची जाति के हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बोल दिए कि जो है ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लिए, ये बहुत गलत है। देखिए, ये बहुत गलत है कि वाकई में अगर कोर्ट इस तरीके का कमेंट करता है। और दूसरी बड़ी बात है कि कोर्ट एक साफ तौर पर कहता है कि जो लड़ाई झगड़े बेडरूम के अंदर होते हैं, कमरे में होते हैं या ऐसी जगह पर होते हैं जिसका साक्ष्य नहीं है, उसमें SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज नहीं होंगे। यह अपने आप में इसलिए कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मामला आया था, एक वीडियो आया था, और क्या नाम था उस नेता का जिसके मामले में वीडियो आने के बाद भी केस दर्ज हुआ? इसके बाद वो लड़की जो है आरोप लगाती रही बीजेपी नेता का, नित्यानंद क्या नाम था? अच्छा, हाँ, जो मालिश वालिश कराया गया था, हाँ, एक वीडियो सामने आया एक नेता का, और पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने वीडियो आने के बाद भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की और पूरे मामले को लेकर के SC/ST प्रकरण पे मैं उस कमरे के मामले के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ क्या सही हो रहा है, लेकिन मैं उस पर बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थान को ऊंची जाति नहीं, ये भी डॉक्टर साहब ये भी अहम है, इसलिए कि किसी की पिटाई होती है तो उसको खोपचे में ले जाकर के पीट दिया जाता है, तो उसके आपकी वीडियो कहाँ से आएंगे, उसके गवाह कहाँ से आपको मिलेंगे? और वो केस अगर दर्ज कराने जाता है तो आप उससे एविडेंस मांगोगे, वो एविडेंस कहाँ से देगा? है, तो यह एक चीज अहम है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में जो इस तरह की बातें करता है, निश्चित रूप से सवाल उठाए जाने चाहिए और सवाल उठेंगे भी, और पत्रकारों पर भी सवाल उठेंगे जो पत्रकार सीधे तौर पर कहते हैं कल मंगल होगा या अमंगल होगा। और ऐसे मामलों पर आवाजें उठनी चाहिए, आवाजें दबनी नहीं चाहिए, चाहे नेताओं की हो, पत्रकारों की हो, सोशल एक्टिविस्ट की हो। और हम बाकी बिहार के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा परिचर्चा आपसे जारी रखेंगे। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।